नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली पहुंचते ही ममता बनर्जी फिर से आग बबूला हैं, जो उनकी मुश्किलों और बौखलाहट को दिखाता है। सबसे पहले ममता बनर्जी के वो बयान देखते हैं जिसमें वो सीधे सीधे अमित शाह पर देश की सुरक्षा में नाकाम होने का आरोप मढ़ रही हैं। देखिए क्या कह रही हैं ममता बनर्जी। तो इसी के लिए मैं जब सुनो मैं चला जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं और एसआईआर का नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली पहुंचते ही केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल को बदनाम कर रही है। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, हम आंदोलन करने नहीं आए, मगर इस दौरे से जोड़कर डर का माहौल तैयार कर दिया गया है। देखिए कैसे वो सुरक्षा में लगे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को धमका रही हैं। आप क्यों रहे? देखिए भाई, हम लोग करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया एसआईआर में, वो लोग बच्चे लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने आप क्यों रहे? देखिए भाई, हम लोग करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया एसआईआर में, वो लोग बच्चे लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने आप क्यों रहे? देखिए भाई, हम लोग करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया एसआईआर में, वो लोग बच्चे लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने। तो दिल्ली के बंगाल भवन में दिल्ली पुलिस की तैनाती पर नाराजगी जाहिर करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, जब वो दिल्ली आती हैं तो बीजेपी घबरा जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने लोगों से मिलने आई हूं और दिल्ली पुलिस के अत्याचारों को देखने के लिए बंग भवन जा रही हूं। सीएम ममता बनर्जी ने तंज किया कि जब गृह मंत्री बंगाल आते हैं तब हम उन्हें रेड कारपेट देते हैं, लेकिन जब हम दिल्ली आते हैं तो आप हमें ब्लैक कारपेट देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस देश में कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगी, हमारी पार्टी लड़ेगी। दिल्ली के लोगों को नहीं पता कि बंगाल में क्या हो रहा है। ममता ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस की किलेबंदी की वजह से उन्होंने बिना कपड़े बदले बंग भवन जाने का फैसला किया। और इन तस्वीरों में साफ देखिए कि कैसे वो बता रही हैं कि उन्होंने कपड़े तक नहीं बदले और इन्हीं कपड़ों में वो यहाँ पहुंच गई। Don't show us the muscle. If nobody fight in this country, I will fight. Our party will fight. This is for your kind information. Now I'm going to see the Bongo Bhavan only to give the assurance that please be safe and sound. Because they came to meet Delhi press. They will meet you tomorrow. They will show you that how they have been tortured. Don't you think media have the right to know? Tomorrow 3 o'clock there is a meeting. Media is being called. There is a press conference in Bongo Bhavan. So there will be invited. So that you can meet the people. Because Delhi people doesn't know what they are doing in Bengal. Always they used to defend the Bengal. तो बंग भवन में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि देखिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है। दिल्ली पुलिस एक बस यहां लाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं और जब दिल्ली में कोई विस्फोट होता है तो दिल्ली पुलिस कहां होती है। सीएम ने कहा कि वो ऐसे 50 लोगों को साथ लाई हैं जिन्हें एसआईआर में मृत घोषित कर दिया गया। बंगाल से दिल्ली आना ममता की एक बड़ी रणनीति और एक साजिश का हिस्सा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो जिस तरह से दिल्ली में अपने रंग ढंग दिखा रही हैं उससे साफ साफ संकेत है कि वो कुछ बड़ा करने वाली हैं। दिल्ली से बंगाल तक राजनीतिक संदेश देना उनका मकसद है। बंगाल की आवाज दिल्ली तक लेकर आई हैं, ये जरूर कह रही हैं, लेकिन इसके पीछे सोची समझी एक बड़ी रणनीति है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करीब 35 साल पुराने वामपंथी किले को ध्वस्त करके 2011 में सत्ता में आई। उसके बाद से उनकी जीत का रथ कभी नहीं रुका। इस साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जिससे ममता घबरा गई हैं।
पीएम मोदी पिछले 6 महीने के अंदर कई दौरे कर चुके हैं और चुनाव जैसे जैसे करीब आता जाएगा, पीएम मोदी के दौरों का सिलसिला और भी तेज होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल का हाल ही में दौरा किया और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन ने भी इस साल होने वाले सभी 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी का परचम लहराने का संकल्प लिया। नतीजे क्या होंगे ये तो जनता तय करेगी, लेकिन सवाल ये है, केंद्रीय एजेंसियों से ममता का पंगा क्या चुनाव पर असर डालेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट का ईडी के हक में फैसला आया तो ममता का क्या होगा? सीबीआई और ईडी से मुख्यमंत्रियों के टकराव का हश्र जनता देख चुकी है। बिहार के सीएम रहते लालू प्रसाद यादव पर जब चारा घोटाले के आरोप लगे और सीबीआई ने जांच शुरू की तो आरजेडी समर्थकों ने भी खूब हुड़दंग मचाया था। हालत यह थी कि लालू यादव को गिरफ्तार करने के लिए बात सेना बुलाने तक पहुंच गई थी। आरजेडी का कोई पैतरा काम नहीं आया और 30 जुलाई 1997 को लालू यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में मुकदमा चला और उन्हें सजा भी हुई। सीबीआई से उलझने के बावजूद लालू बच नहीं पाए। आजादी के बाद सेंट्रल एजेंसी यानी केंद्रीय एजेंसियों के साथ मुख्यमंत्री पद पर रहे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार होने की कोई घटना नहीं थी। उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई होती तो सीएम रहते वो भी गिरफ्तार हो जाते। जब उन्हें गिरफ्तारी की आशंका लगी तो सीधे अरेस्ट होने से 2 दिन पहले ही 28 जुलाई 1997 को ही लालू ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। ऐसे ही दिल्ली के सीएम रहते केजरीवाल ने भी ईडी से पंगा लिया। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए उन्हें लगातार नो नोटिस भेजे गए। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और ना पूछताछ के लिए ईडी के सामने हाजिर हुए। आखिरकार ईडी ने उनके घर पर छापा मारा। 21 मार्च 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री पद पर रहते केजरीवाल की यह पहली गिरफ्तारी थी। हालांकि इस मामले में उन्हें जमानत जल्द ही मिल गई, लेकिन उन्हें जेल से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। दूसरी बार उन्हें 26 जून 2024 को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया। अगर वो लालू यादव की तरह समझदारी दिखाते तो सीएम के रूप में उनके गिरफ्तार होने का रिकॉर्ड नहीं बनता। वो भी अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बिठा सकते थे। केजरीवाल ने दूसरा रिकॉर्ड यह बनाया कि वो करीब 6 महीने तक जेल से ही सरकार चलाते रहे। बाद में इस पर कोर्ट से लेकर मीडिया तक हंगामा मचा तो उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। यानी ईडी से पंगा लेना अरविंद केजरीवाल को भी महंगा पड़ा। हेमंत सोरेन को खानी पड़ी जेल की हवा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप लगा। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बना तो ईडी ने जांच के लिए उन्हें कई बार नोटिस भेजा। इस मामले को हेमंत सोरेन ने हल्के में लिया। वो ईडी से राहत की उम्मीद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाते रहे। 10 नोटिस के बावजूद जब हेमंत सोरेन ने ईडी को कोई जवाब नहीं भेजा तो आखिरकार ईडी ने उन्हें 31 जनवरी 2024 को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। जमीन घोटाले का मामला अभी अदालत में है, लेकिन जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने एक ही ट्रम में दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड भी बना दिया। बहरहाल हेमंत सोरेन भी ईडी से पंगा लेकर बच नहीं पाए। ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ खोला मोर्चा। ममता बनर्जी ने न सिर्फ ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, बल्कि वो पहले सीबीआई से भी टकरा चुकी है। केंद्रीय एजेंसियों से उनका टकराव कई बार अदालतों तक भी पहुंचा। ममता का आरोप है कि विपक्ष को परेशान करने के लिए बेवजह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। अब तो चुनाव आयोग भी इस कैटेगरी में आ गया है। ममता का साफ कहना है कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। ये उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार सार्वजनिक मंचों से बयान दिया है। हालांकि बंगाल में कई मंत्री और नेताओं को सेंट्रल एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के आरोप में न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि छापों के दौरान उनके और उनके करीबियों के घरों से भारी नकदी और अकूत संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद कर जब्त किए गए। 8 जनवरी को ईडी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के दफ्तर समेत कई दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। राजनीतिक दलों के लिए आईपैक चुनावी रणनीति बनाती है और 2019 से आईपैक टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम कर रही है। ईडी का साफ कहना है कि कोयला घोटाले से जुड़े मामले में आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की गई। उस दौरान ममता बनर्जी पुलिस के बड़े अधिकारियों, अफसरों के साथ वहां पहुंच गई। ईडी के काम में दखल दिया। ईडी की टीम के साथ हाथापाई की गई, उनसे फाइलें छीन ली गई। कंपनी के मालिक
प्रतीक जैन का मोबाइल भी वो अपने साथ लेकर चली गई। दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलों के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने छापेमारी वाली जगह पर जाकर ईडी की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। उन्होंने सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ ईडी अधिकारियों से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक छीन लिए। सीएम ममता बनर्जी कहती हैं कि टीएमसी से जुड़ी जानकारी की चीजें वो वहां लेकर आई। ईडी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की भी मांग की है। ईडी ने ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और दूसरे अधिकारियों पर काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा माना और कहा कि ऐसे मामले नहीं सुलझे तो दूसरे राज्यों में भी कानूनहीनता यानी अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे पहले फरवरी 2019 में सीबीआई कोलकाता के उस वक्त के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के आवास पर सीबीआई के अधिकारी पूछताछ के लिए गए तो उन्हें न सिर्फ रोकने की कोशिश की गई थी बल्कि राज्य पुलिस ने सीबीआई टीम को गिरफ्तार भी कर लिया था। यानी पानी हद से ऊपर जा चुका था। ममता तब भी वहां पहुंची थी। रात भर सीबीआई की इस गतिविधि के खिलाफ वहां उन्होंने धरना दिया था, यानी बाकायदा वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गई। वहीं पर कैबिनेट की बैठक भी की गई थी। ममता ने 2018 में सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। 2021 में इसे लेकर मुकदमा दाखिल हुआ और 2024 में ममता को निराशा हाथ लगी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को वैध मान लिया। सीएम ममता के इस रुख को देखते हुए यह आशंका जाहिर है कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों से टकराव उनके लिए, लालू यादव के लिए, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसी स्थिति ना पैदा हो जाए, क्योंकि ममता फिलहाल जिस राह पर चल रही हैं वो उसी राह पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन जैसी शख्सियत जा चुके हैं और जिन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। अरविंद केजरीवाल तो सीएम रहते गिरफ्तार किए गए और ममता बनर्जी का केंद्रीय एजेंसियों से यह टकराव उनके लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है। भले ही वो दिल्ली में हो, दिल्ली सरकार से लेकर यहां पर जिस तरह से वो बीजेपी, पीएम मोदी और अमित शाह को ललकार रही हैं, लेकिन ये उनकी सिर्फ बौखलाहट को दिखाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ममता बनर्जी की दिल्ली में मौजूदगी ईसी और बीजेपी और अमित शाह पर उनकी बौखलाहट दिखा रही है कि बंगाल की सत्ता उनके हाथों से बहुत तेजी से फिसल रही है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।